अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। 28 जुलाई पूरी दुनिया के अंदर हेपेटाइटिस डे के तौर पर मनाया जाता है। हेपेटाइटिस क्या है, इसकी कितनी अक़साम होती हैं और ये मर्ज किस तरीके से किसी भी इंसान को मौत के मुंह तक ले जाता है, आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे और अवेयरनेस सेशन के तौर पर डॉक्टर हसन उद से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, 28 जुलाई को आलमी सतह पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि हेपेटाइटिस की अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में है, लोग जानते हैं या नहीं जानते, या बस अमूमी तौर पे लोग इसको एक ऐसी बीमारी समझते हैं जो कैंसर से मिलता जुलता कुछ है? थैंक यू सो मच उमर फॉर ऑनरिंग मी एंड इनवाइटिंग मी इन योर शो। हेपेटाइटिस के बारे में ना लोगों को नाम तो पता है कि हेपेटाइटिस है, काला यरकान हो गया, उसको काला यरकान है। बहुत ज़्यादा उसका रेशो अब बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में। बहुत सारे लोग हैं जो इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस की। ए बी सी ई एंड डी और डी एंड ई जो है 5 किस्म के उसकी वो है टाइप्स हैं। और हेपेटाइटिस ए जो है वो यूजुअली बच्चों को होता है, और हेपेटाइटिस ए एक बहुत कॉमन सी चीज़, वो हम सबको ही कभी ना कभी ज़िंदगी में हुआ है। एक नॉर्मल से जो यरकान होता है जिसे हम कहते हैं यरकान हो गया। अच्छा, यरकान में और पीलिए में भी फ़र्क होता है। LFT जो लिवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं हम उसमें चेक करते हैं, तो अगर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ जिसमें बच्चा पीला हो जाता है या उसका पेशाब पीला हो जाता है, आंखें पीली जर्द हो जाती हैं, तो वो होता है जॉइंटिस। और यरकान होता है कि जिगर के एंजाइम जो हैं वो लीक हो रहे हैं, जिगर सही तरह काम नहीं कर रहा। SGPT आपका बढ़ा हुआ है या गामा GT अगर बढ़ा हुआ है, तो फिर उसमें ये होता है कि आपको भूख प्यास भी नहीं लगती, उल्टी भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है। वो होता है यरकान। अब यरकान जो हेपेटाइटिस ए है अगर, तो वो खुद ही सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपना टाइम लेके 10 दिन में 14 दिन में बच्चा रिकवर कर जाएगा। हमें सपोर्टिव थेरेपी देनी पड़ती है। ये हेपेटाइटिस ए में क्या बता रहा हूँ, यूजुअली बच्चों को होता है और हम सबको होता है। वो किस तरह होता है, सैनिटेशन लाइन जो होती है और वाटर की जो लाइन होती है वो दोनों मिल जाती हैं। अगर जिन इलाकों में उधर फैल जाता है ये, इसी तरीके से वॉशरूम से बच्चे आते सही तरह हाथ नहीं धोते, कि कोई वॉशरूम से आया उसने सही तरह हाथ नहीं धोए और उसने उसी हाथों से खाना बना लिया या कुछ है जो खाना अक्सर बाहर के जो मैन हैंडलिंग जी उसमें हाइजेनिक नहीं रखा जाता। आइसक्रीम, पेशाबी आइसक्रीम जैसे मशहूर हैं, वो उन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है कि अच्छा, ये तो एक चीज़ होगी हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस बी और सी जो है वो क्रॉनिक कंडीशंस हैं। हेपेटाइटिस बी या सी किसी को हो जाता है तो फिर उसके लिए आपको ज़िंदगी भर फॉलोअप रखना पड़ेगा डॉक्टर से। अच्छा, क्या फ़र्क है, क्या सिम्टम्स हैं इसके? उसमें ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम, मेजॉरिटी को तो साइलेंट होता है, पता भी नहीं चलता। नहीं, हेपेटाइटिस बी है बंदे को पता ही नहीं है, तो फिर कैसे इसको डायग्नोस करेंगे? यूजुअली लकीली तुक्के में डायग्नोस होता है, कैसे कि कोई ब्लड देने गया उसको पता चल गया। अच्छा, वरना यानी ब्लड का कुछ मामला है? ब्लड का कुछ मामला नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को खून देते हैं तो वो कुछ बीमारियों की स्क्रीनिंग करते हैं कि हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं, क्योंकि वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही फैलता है। यानी स्क्रीनिंग से पता लग सकता है? पता लग सकता है। तो हर आदमी अपना 6-8 महीने में करा ले। स्पेशली ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी जो कराएं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, क्योंकि वो पेशेंट से डील कर रहे होते हैं, जिनको पिक इंजरी नीडल से लग सकती है, जो ड्रग अब्यूजर होते हैं, आईवी ड्रग अब्यूजर, वो लोग हैं। आजकल लोग इंसुलिन भी तो लेते हैं जो शुगर के पेशेंट, लेकिन वो अपनी यूज कर रहे होते हैं ना, वो ड्रग अब्यूजर्स उस तरह के नहीं होते कि वो दूसरे की सिरिंज से वो ले रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो नस में लगा। क्या ये ब्लड के ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है? ब्लड की ट्रांसफॉर्मेशन ही ब्लड की ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है जी। इसीलिए जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनको जो सेक्सुअली एक्टिव हैं, शादी जो हुई भी है उसके अलावा भी अगर उनके रिश्ते हैं और उस बारे में वो केयरफुल नहीं है, प्रोटेक्शंस यूज नहीं करते हैं, तो उसमें चांसेस होते हैं। अच्छा, ब्लड वाली चीज़ तो चले एक अमूमी तौर पे समझ आ रही है कि उसमें अगर वो ब्लेड भी अगर जो यूज करते हैं बिल्कुल इसीलिए बार्बर शॉप पे, तो लोग अक्सर कहते हैं यार किसी और का ब्लेड ना लगाओ कि उसका अगर खून उस पे लगा हुआ और वो इधर लग जाए तो ऐसा ना हो कि फैल जाए जिस्म के अंदर। लेकिन जब हम ये सेक्सुअल बात करते हैं इस हवाले से, तो उसमें तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन लोगों के जहन में ही आता है कि वो तो हस्बैंड वाइफ के दरमियान भी वो रिलेशन होता है, तो हस्बैंड से वाइफ को लग सकता है अगर हस्बैंड को है, अगर है, लेकिन क्या अगर नहीं है तो नहीं लगेगा, मतलब किसी को है तो लगेगा ना। अगर मुझे है तो मैं जिसके साथ फिजिकल हूँ उन सबको मैं लगा सकता हूँ। लेकिन मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि वो जो ओरिजिनेट हो रहा है एक इंसान के अंदर, वो जर्म्स पैदा हो रहे हैं या वो शिकार हो रहा है हेपेटाइटिस बी का, तो वो कौन से सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से हो रहा है? क्या किसी ऐसे शख्स के साथ उसका कांटेक्ट हो गया
जो पहले से मरीज था जी इसका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, या वैसे ही 2 लोग कोई मरीज नहीं थे? नहीं फिर नहीं होगा, फिर तो नहीं फिर होगा। नहीं होगा, फिर नहीं होगा। यही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई एक बंदा इन्फेक्टेड है तो वो 10 लोगों को लगा सकता है। अगर एक बंदा क्लियर है तो वो उसका किसी से भी रिलेशन रहे, कोई वो मसला नहीं है। लेकिन ये है कि एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है तो वो 10 लोगों को और लगा सकता है, जिससे वो फिजिकल होगा। तो एक बहुत बड़ी वजह, बहुत कॉमन वजह है इसको हम कि हेपेटाइटिस बी में काउंट बी और सी दोनों, ये दोनों कॉजेज जो हैं इनकी सेम ही है। अच्छा, तो बी और सी में फिर क्या डिफरेंस? थोड़ा सा डिफरेंस है कि हेपेटाइटिस बी में सीरो कन्वर्जन हो जाती है, हेपेटाइटिस बी के मार्कर्स अलग होते हैं, दोनों ही जिगर को डैमेज करते हैं। हेपेटाइटिस सी का जो है उसका इलाज मौजूद है। हेपेटाइटिस सी के लिए इंटरफेरोन की थेरेपी भी होती थी और अभी जो है टैबलेट्स भी आ गई हैं। और हेपेटाइटिस सी में हम उसका 3 महीने का कोर्स करा के फिर उसको चेक करते रहते हैं। हम 6-6 महीने पे उसकी चेक करते हैं, PCR क्वालिटेटिव कराते रहते हैं कि भाई दोबारा से वायरस एक्टिव तो नहीं हो गया। अच्छा, इसमें देखिए आपने जो ब्लड वाली बात की है, मैं वैसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें अवेयरनेस भी हो जाएगी लोगों की। अक्सर फूड हम कुछ खा रहे होते हैं जो सही नहीं पका होता, यानी गोश्त ऐसा कटा होता है, या जो हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ये होता है कि झटके का गोश्त अमूमी तौर पे कहलाता है कि वो ज़िबा सही नहीं होता जानवर, तो उसके गोश्त में खून रह जाता है और वो फिर पकता भी बहुत ज्यादा नहीं है, कच्चा ही होता है। तो जो हम खुराक में ऐसा कुछ इनटेक कर लेते हैं कि उसमें ब्लड है मौजूद, चाहे वो चिकन है, मीट है, बीफ है, तो क्या वो हमारे इफेक्ट करेगा, हेपेटाइटिस तक ले जाएगा? नहीं, रिपोर्टेड तो नहीं है ऐसा कुछ भी। दूसरी बात ये कि ये यूजली ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है वायरस ना, सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एनिमल्स। तो इसलिए जो है वो इसमें वो वाले ये जो आप बात कर रहे हैं वो उसमें नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाह रहा था हेपेटाइटिस बी के हवाले से, कि हेपेटाइटिस बी जो है ना उसकी तो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है। अच्छा, सही है। तो इस तरह के बहुत सारे फ़र्क हैं छोटे छोटे। इस तरीके से हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस बी की मौजूदगी में एक्टिव हो जाता है, उसका समझे कि एक्यूट फेस करा देता है। एक्यूट फेस से मुराद ये कि बहुत हेपेटाइटिस बी किसी को अगर है तो उसको हेपेटाइटिस डी अगर हो जाएगा तो बहुत उसकी वक्ती तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ जाती है। हेपेटाइटिस ई जो है वो टिपिकली प्रेगनेंसी में ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। तो इस तरीके से है। लेकिन जो मेन जो मैं समझता हूँ कि लोगों को जिससे अवेयरनेस होनी चाहिए वो हेपेटाइटिस बी और सी हैं, जो कि क्रॉनिक है, जो कि CLD तक ले जाते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज तक ले जाते हैं। क्रॉनिक लिवर डिजीज क्या होती है कि आपका लिवर ने काम करना छोड़ दिया, अब आपके पास क्या हल है? उसका सिर्फ हल ये कि लिवर ट्रांसप्लांट हो। जो आपको पता है कि लिवर ट्रांसप्लांट सिर्फ SIUT में या तो होता है, या डाउ में होता है, या गम्बड में होता है। उसके अलावा पहले इंडिया में होता था, लोग लिवर उधर जाकर और उसके बाद भी एक अपाहिज वाली ज़िंदगी आप गुजारते हैं, क्या मेडिकेशन पे ही होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं। अच्छा, अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को हेपेटाइटिस बी या सी हुआ, उसको पता नहीं चला, 10 साल गुजर गए। 10 साल के गुजरने के बाद उसको तबीयत ख़राब, उसने जाके चेक कराया तो उसका हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आया और उसका जिगर ख़राब, अल्ट्रासाउंड में भी ख़राब आया, CT स्कैन कराया उसमें भी ख़राब आया। कैंसर भी कराता है। अच्छा, कैंसर नहीं भी हुआ तो जिगर ख़राब हो गया, अब क्या होगा? उसको खून की उल्टी आ सकती है, क्योंकि उसकी जो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से उसकी जो गज़ा की जो नाली होती है उसमें जो वेराइसिस बन जाएंगे। इस तरह नीचे से ब्लड भी आ सकता है, इनर कैनाल से उधर भी वेराइसिस बन जाती हैं रेक्टम में। फिर उसके अलावा उसके पेट पे पानी पड़ना शुरू हो जाता है, एसाइटिस। तो वो एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा होता है कि पेट फूला, नई बीमारियां नहीं है ये, उसके कॉम्प्लिकेशंस है कि अब इसका जिगर ने काम करना छोड़ दिया, अब ये इसके साथ उसका आखिरी वक्त चल रहा है, अब उसके साथ ये होता रहेगा। आप जब जाएंगे अस्पताल में पानी निकाल देंगे पेट से, 2 लीटर पानी निकाल देंगे, 1.5 लीटर पानी निकाल देंगे, पेट वक्ती तौर पर बेहतर हो जाएगा। क्या जिगर सिर्फ हेपेटाइटिस की वजह से नाकारा होता है या और भी बीमारियों से? और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे नाकारा होता है। डायबिटीज भी शामिल है? डायबिटीज़ से जिगर पे डायरेक्ट एक्ट नहीं करती है, डायबिटीज़ डायरेक्ट जिगर पे एक्ट नहीं करती है, उससे जिगर की डायबिटीज़ की मेडिकेशन से जिगर पे असर होता है, लेकिन इस लेवल का नहीं होता कि जिगर खराब करे। CLD तो लोगों ने अगर अपना स्क्रीनिंग करानी हो, स्पेसिफिक जानना हो, जैसे मुझ जैसे बंदे ने कि मेरा जिगर किस पोजीशन में है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? देखिए, हम LFT करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट अगर सही है, अल्ट्रासाउंड जिगर का सही है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे रिस्क वाली जॉब करता है जहां उसका ताल्लुक ऐसा है कि डॉक्टर है या नर्स है या पेशेंट्स के साथ उसकी रहती है, या ड्रग अब्यूज़र है, या कुछ भी इस तरीके से जहां उसको लगता है कि वो सोसाइटी में चीज़ें सैनिटाइज नहीं होती, जो उसके इलाके में जो क्लिनिक्स हैं वो सैनिटाइज नहीं होती, चीज़ें नहीं, तो वो क्लिनिक जाके इंजेक्शन लगाता रहता है। अगर क्योंकि क्लिनिक में जो अताई डॉक्टर्स होते हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं, उसमें भी वो रीयूज़ कर रहे होते हैं उसे, तो उधर उसको तो खासतौर पर हर 6 महीने पर हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का टेस्ट करवा लेना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी पे हम इधर फोकस करेंगे क्योंकि ये फिर क्रॉनिक कंडीशन है, जिगर को ख़राब करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हेल्थ बर्डन सिर्फ आप पे नहीं, आपकी पूरी फैमिली पे। हस्बैंड को हुआ, वाइफ को लगा देगा फिजिकल कांटेक्ट के बाद। तो एक घर से पूरा घराना, एक शख्स से पूरा घराना जो है
मुतासर हो जाता है। ये एक बहुत इसकी वो नेगेटिव आस्पेक्ट है। और जो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि एक बीमारी जिसमें कॉपर डिपॉजिट्स हो जाते हैं, वो भी जिगर को ख़राब कर देते हैं, वो जिगर में आके बैठ जाते हैं। विल्सन्स डिजीज़ है, तो इस हीमोक्रोमेटोसिस है, उसमें भी आयरन डिपॉजिट्स आके बैठ जाते हैं जिगर में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिससे जिगर ख़राब हो जाता है। लेकिन दीज आर द मेन बेसिक इन्फेक्शस डिजीजेस विच कॉजेज लिवर फेलियर और लिवर डैमेज, क्योंकि ये इन्फेक्शंस में आएंगे। अच्छा, अब ये बताएं कि सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए क्या किया जाए, और प्लस ये कि क्या इसकी अवेयरनेस ही इसका आखिरी हल है या उसके अलावा भी इसमें कुछ मूवमेंट चलाई जाए, क्या किया जाए? देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग होनी चाहिए और होती है, प्रेगनेंसी में होती है। जैसे कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो फ़ौरन नहीं जाके उसको हम पहले ये करते हैं कि जैसे ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं, उसका सीबीसी चेक कराते हैं, तो उसमें ये चेक करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी क्या उसका स्टेटस क्या है। सीबीसी में आ जाता है? सीबीसी में नहीं आता, हेपेटाइटिस बी और सी का अलग से टेस्ट कराना। बाकी जो रिस्क फैक्टर्स के लोग मैंने बताया उनको दोबारा रिपीट करूंगा कि उनके टेस्ट वक्तन फवक्तन होने चाहिए हर 6 महीने पे। जिनका इलाज हो चुका है हेपेटाइटिस सी का, उनको हर 6 महीने पर रिपीट कराना चाहिए। अपने डॉक्टर से टच में रहना चाहिए, एनुअल चेकअप होना चाहिए ऐसे लोगों का जो हेपेटाइटिस बी या सी से मुतासर हो, भले उनका वायरस एक्टिव ना हो, इनएक्टिव हो। वायरस अंदर बैठा होता है, इनएक्टिव होता है। मैं ले मैन की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ये डॉक्टरी लैंग्वेज नहीं है, मेडिकल टर्म्स नहीं है। मैं एक आम आदमी को समझाने के लिए वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि वायरस इनएक्टिव होकर बैठा हुआ है, चुप करके बैठा हुआ है घर में अगर आपके लिवर में, तो अगर नुकसान नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाकर नुकसान नहीं कर सकता। वो किसी वक्त भी एक्टिव हो जाएगा और किसी वक्त भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए आपको चेक कराते रहना है। ये चीज़ है। वो कहते हैं ना भाई कि इसको तो 25 साल से हेपेटाइटिस बी है, सी है और कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही तो नहीं मरा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ भी ये हो। उसके मामले में इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, हाँ जी बिल्कुल। अगर वायरस एक्टिव होते तो वो लिवर को डैमेज करेगा तो फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा। सही। और वैसे जो हेपेटाइटिस ए के हवाले से हम कहें तो सफाई का एहतियात और एहतमाम करें। और असल जो चीज़ है उसमें एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, तो ये हम सब के साथ ज़िंदगी में कभी ना कभी हुआ होता है। तो वो एक वायरल इलनेस है, अपना टाइम लेके ठीक होती है खुद। तो उसको इतना ज़्यादा, उसमें भी अगर हम डिहाइड्रेशन वगैरह ज़्यादा हो जाए तो हमें एडमिट कराना चाहिए बच्चे को, ताकि रिहाइड्रेशन थेरेपी उसकी होती रहे और उसको ड्रिप्स वगैरह लगें, ताकि डिहाइड्रेशन से कहीं उसकी खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए या डेथ ना हो जाए। क्योंकि अक्सर जो है उसमें जो हेपेटाइटिस होते हैं उसमें अगर डेथ होती है तो उसकी वजह जो होती है, मेन कॉज जो होती है, वो डिहाइड्रेशन ही होती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमें अवेयरनेस भी फराहम की और हेपेटाइटिस डे के मौके पे लोगों को भी आपने गाइड किया। तो नाज़रीन, आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की है और हेल्थ सॉल्यूशंस का बुनियादी मकसद ही ये है कि लोगों को अवेयरनेस फराहम करें। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप इस किस्म के सिम्टम्स फील करते हैं और डायग्नोस्टिक चाहते हैं तो हेल्थ सॉल्यूशन ऐप के ज़रिए आप डायग्नोस्टिक की फैसिलिटीज़ अपने डोर स्टेप पर हासिल कर सकते हैं। और सेकंड ये कि अगर आप ये चाहते हैं कि स्क्रीनिंग हो या आपके इस किस्म के टेस्ट हों या डॉक्टर से कंसल्टेंसी हो जाए, तो हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप पे ही आपको 24/7 डॉक्टर्स की कंसल्टेंसीज फराहम की जाती है। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखिए ताकि अगर कभी भी आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़े या आपके प्यारों को ज़रूरत पड़े, बेशक आप ओवरसीज़ ही क्यों ना हो, तो पाकिस्तान में भी आप अपने प्यारों को हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के ज़रिए फैसिलिटीज़ फराहम करवा सकते हैं। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।